सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, कितना बनाया आयुष? और बनाया कहाँ तक है? कहाँ तक, वही तो पूछ रहा हूँ। 9-10 तक, ठीक है। फिफ्थ में सभी को डाउट है? 1 2 3 4 ओके है सबका? 1 2 3 तो मैं ही बता दिया था यहाँ पे। 4 बना लिए सब? अच्छा, फिफ्थ फिफ्थ देखना है ना। चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं अपन शीट का। कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, प्लस लेंगे ना कॉन्वेक्स से। इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है, हाँ या ना? अगर आप एच आई बाई एच ओ करोगे, है ना, तो ये 1/4 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/4। ये होता है इसका मतलब। एच नॉट का 1/4 ना। अरे क्वेश्चन में जो लिखा है वो क्या मतलब है? एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन 4, क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव? दोनों का रीजन होगा ना। ओके, ये बोल रहा है नेगेटिव होगा कि कॉन्वेक्स में बन रहा है। ओके, और कुछ? क्यों कॉन्वेक्स में ऐसा क्या है जो नेगेटिव होगा? तो उससे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव का क्या अंतर है? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तो आ रहा है ना, 0.5 0.25। 1/4 मतलब 0.25 होता है, तो वो 1 से कम है ना। तो वो चीज, उसका आंसर ठीक है। बट मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव कब यूज करते हैं अपन मैग्निफिकेशन में? एच आई बाई एच ओ फॉर्मूला है ना मैग्निफिकेशन का। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। और एच आई कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज इरेक्ट होती है। और कॉन्वेक्स कैसे बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो आपका एम पॉजिटिव ही होगा। तो दिस इज योर एम, 1/4 पॉजिटिव। ठीक है, बस निकालना क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द, आपको यू निकालना है। अब बनेगा? हाँ, क्योंकि देखो आपके पास एच आई बाई एच ओ का रेशियो है ना। यू और वी का रेशियो भी यही होगा, है ना। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस वी बाई यू ऑल्सो। तो आप इसमें से v और u में से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लो और फिर अपने मिरर फॉर्मूला में पुटअप कर दो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की जगह 1/20 डाल दू, इज इक्वल टू u को u ही रहने दो, बट v को चेंज कर दो। कैसे? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर आप इसका रिलेशनशिप निकालते हो तो? v इज इक्वल टू -u/4, हाँ या ना। 1/4 इज इक्वल टू -v/u ना। तो v इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। वैसे u/4 होगा -u/4। एम आई क्लियर? यहां पुट कर देते हैं, है ना। तो 1/v की जगह -u/4, हाँ या ना। अरे एम आई क्लियर? तो अब तो निकल जाएगा, यू ही तो निकालना है। ठीक है, चलो 1/20 इज इक्वल टू 1/u -4/u, हाँ या ना। माइनस साइन आ जाएगा सामने, और ये u/4 ऊपर जाएगा तो 4/u हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यू ही रहेगा। ऊपर 1 -4 कितना आ जाएगा? -3/u इज इक्वल टू 1/20, या फिर u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ, फिर से एक बार देख लो। आपको फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया था, और क्वेश्चन में क्या बोला है? फिफ्थ क्वेश्चन में कि द इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ अपॉन 4, राइट। यानी कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 1/4। यही एम होता है, यही -v/u भी होता है। तो यहां से हमने v और u का एक रिलेशनशिप निकाल लिया। 1/4 इज इक्वल टू -v/u, तो v इज इक्वल टू -u/4। अब अपने मिरर फॉर्मूला में आते हैं। f तो पता है,
u को u ही रहने दो, v की जगह u के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दो, अब सॉल्व कर लो, u अननोन है, निकल जाएगा। क्लियर है? तो आपने u की जगह u रहने दिया, v की जगह आपने -u/4 डाल दिया, ये ऊपर जाएगा तो -4/u हो जाएगा, एलसीएम विल बी u, 1 - 4, 1 - 4 इज -3, राइट? तो u की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। क्लियर है? किसी से बना था ये क्वेश्चन? बन गया था आंसर, यही आ रहा था, ठीक। तो फिर क्यों बोला डाउट है? 10th में डाउट है, ओके। और किसी का बना है ये क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी डाउट है किसी को? 8, 6, 7 डाउट, 6, 7 किसमें? 7 में डाउट है। चलो बाकी जो जल्दी है नोट करो, अपन 7 देखते हैं फिर। नहीं बना था 5th? राज समझ में आ रहा है पक्का? चिराग 5th बन गया था क्या? नहीं, 6th बन गया है। 6 का आंसर क्या आ रहा है तेरा? आपको इसमें 6 में निकालना था साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि एच आई एंड वी। एच आई कितना आ रहा है? 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है क्या सबका? एच आई का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, मतलब -2, ठीक है। और वी कितना आ रहा है? उसको उसको पूछो। हाँ, -9 वी। कैसे? कितना आ रहा है वी आप लोग का? -30 बनाया क्या? 9 6, सॉरी 6। कितना आ रहा है? -30 आ रहा है ना? 30 आएगा भाई? वेदांत 6 बनाया था? क्यों? तो कब बनाएगा पूरा ये? मेरे को नेक्स्ट क्लास में सबकी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन चाहिए ना, आज जो भी 12, 13, 14 तक बनाया है, नेक्स्ट क्लास यानी कि फ्राइडे, आज क्या है, सॉरी सैटरडे। सैटरडे को मेरे को पूरा शीट कंप्लीट चाहिए, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं सैटरडे को। और संडे को टेस्ट है ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं देंगे भले टेस्ट, है ना, पर जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर वो तो टेस्ट देंगे संडे को, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। ठीक है, टाइमिंग मॉर्निंग हुई 9 to 10 या 10 to 11, मैं बता दूंगा टाइमिंग एक दिन पहले। हाँ हाँ, मैं बोला तो जो नहीं पढ़ा वो नहीं देगा टेस्ट, ठीक है। अगर मैं हुआ तो उस दिन आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कुछ करवाऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा जो भी रहेगा, ठीक है। चलो 6 देखा क्या क्या गलती किया है चिराग? हाँ, 6 बना क्या इधर? राधिका क्या आ रहा था आपका? बनाए हो सही में? क्या आ रहा था? कि ये किसकी वैल्यू है? 0.26 आप बनाए हो? कितना आ रहा है? -30 आ रहा है, ठीक है। चलो 6 भी 2 मिनट में बता रहा हूं, यहाँ पे देख लो एक बार। 6th क्वेश्चन, find the size, nature and position of image formed by a concave mirror when an object of size 1 centimeter, HO is equals to 1 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter, U is equals to -15 centimeter, given focal length F is equals to -10 centimeter। कॉन्केव है ना, तो -10 होगा, ठीक है। निकालना क्या है मुझे? फाइंड द साइज, नेचर, V एंड HI, नेचर ही बताना है, ठीक है। तो U और F दिया है, पहले V निकाल लेते हैं। 1/F यानी कि 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/V, ऐसा कुछ होगा। इसको उधर लेके जाते हैं तो 1/V इज इक्वल्स टू 1/15
-1/10 होगा ऐसा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 है ना, एलसीएम विल बी 30, ये हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल्स टू 1/v, -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, या v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किए होगे या पॉजिटिव नेगेटिव लेने में गड़बड़ किए होगे, इसलिए ऐसा आ रहा है गलत। ठीक है, एच आई निकालना है तो एच ओ दिया है, यू दिया है, वी निकालनी है तो एच आई निकल जाएगा। ठीक है, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू -v बाई यू, या फिर एच आई इज इक्वल्स टू -30 यानी कि +30 हो जाएगा पूरा, इंटू एच ओ इज 1 अपॉन u इज -15। ये कैंसिल हो क्या आएगा आपका आंसर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6th हुआ। चलो 7th में किसको डाउट है? 7th ओके 7th ठीक है। चलो बाकी लोग आंसर चेक करना जो बना है। 7th, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, अगेन HO इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही रहेगा 2 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, u is equals to -16 centimeter from a concave mirror which produces 3 centimeter high inverted image, hi is equals to -3 centimeter। inverted image बोल रहा है तो inverted नीचे बनेगी यानी कि -3 बनाए हो। ओके आगे, what is the focal length of the mirror, f निकालना है, also find the position of the image, v भी निकालना है। तो देखो अगेन यहाँ पे वी एफ दोनों अननोन है ना, तो आप डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मिरर फॉर्मूला तब लगाते हैं जब एटलीस्ट 3 में से 2 चीजें नोन होगी, तीसरी चीज निकालनी है। ठीक है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एच आई दिया है, एच ओ दिया है, यू दिया है ना, तो यहां से पहले वी निकाल लो, निकलेगा अभी जैसे निकाले थे तो वैसे वी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एच आई बाई एच ओ यानी कि -3/2 इज इक्वल्स टू -v निकालना है अपॉन u इज -16, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -3 इंटू 16 अपॉन 2, 2 और 16 कैंसल, 8, -24 आ रहा है क्या जिनका हुआ है? नहीं लगाए थे तो भी ये प्लस आ रहा होगा फिर आपका। हाँ तो प्लस आया तो डाउट नहीं गया कि कॉनकेव मिरर में प्लस कैसे आ गया, ये आना चाहिए ना डाउट कि कॉनकेव मिरर में तो इमेज वहीं बनती है उसी साइड में, तो प्लस कैसे आ सकता है? प्लस तो तब आता है ना जब मिरर के पीछे इमेज बनती है और आप राइट साइड में ही डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ तो आप ऑपोजिट साइड आते हो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो नेगेटिव आना चाहिए था, अभी वो आ रहा है नेगेटिव। समझ गए ना? तो ये आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मेरा पॉजिटिव आया है तो सही है कि नहीं, 1 मिनट रुक के सोचो कि पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया तो सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़े। ये आपका हो गया v, और क्या निकालना है? फोकल लेंथ ना। अब लगा सकते हैं अपन फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/u बोले तो कितना हो जाएगा 1/-16 माइनस 1/24 अपॉन 1/f, राइट। 16/24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, राइट। 48 डिवाइड बाय 16 इज 3, ये -3 हो जाएगा और ये आपका -2, -5/48 इज इक्वल्स टू 1/f और f इज इक्वल्स टू -48/5 यानी कि -9.6 सेंटीमीटर आपका फोकल, माइनस आना भी चाहिए। फोकल लेंथ भी गड़बड़ आई होगी फिर, क्योंकि आप v को 24 ले लिए थे, प्लस लिए तो सब गड़बड़ हो गया ना, मतलब आता था अपने वो क्वेश्चन, बट बस वो प्लस माइनस के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन बताया था ना कि आपको ये गिवन पार्ट और यहां तक पुट करने तक वैल्यू ध्यान रख के करना है काम, उसके बाद तो मैथमेटिक्स ही है पूरा। ठीक है, चलो ये 7th हो गया। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हैं? 8th बन गया सबसे। 8 में किसी को डाउट कि बनाते समय बना नहीं बना 8? अच्छा एक एक चूज कर लियो कि सब मैं 8 बोलूंगा सर, तू 9 बोलना, तू 10 बोलना, तू 11 बोलना, ऐसा करके अपन सर से पूरा 24 बनवा लेंगे। चलो 8 चलो 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन पढ़ो। एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। कॉन्वेक्स तो एनलार्ज इमेज बनाता नहीं है, कॉनकेव भी इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनाता है। कौन सा वो केस है? ये 6वां 5वां नहीं बोलना मेरे को। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, ठीक है।
क्योंकि आपकी बुक में छठवां केस लास्ट वाला केस दिया है, तो फिर इसका छठवां पांचवा दूसरा तीसरा नहीं बोलना है, ठीक है। ओके, तो कॉन्केव मिरर है, खैर नहीं भी दिया तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट टू सॉरी एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल्स टू 3 प्लस, क्योंकि वर्चुअल इमेज है ना तो प्लस आएगा, 3 times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं -36/2 यानी कि -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस में आएगा ना क्योंकि कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगेन यू निकालना है, ठीक है। एफ पता है, एम का वैल्यू 3 है विच इज नथिंग बट -v/u। अब डरेगा, यहां से निकालो रिलेशन, v की वैल्यू -3u हो जाएगी, अब पुट कर दो फॉर्मूले में, यहां से हम निकाल सकते हैं ना v इज इक्वल्स टू -3u, हाँ या ना, हाँ। अब रख दो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f की जगह हो जाएगा 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/u की जगह, तो u तो निकालना ही है, -1/3u, राइट। व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, u और 3u का एलसीएम 3u होगा, अरे हाँ है ना, है ना। तो 3u डिवाइड बाय u विल बी 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/-18, राइट। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2/3u इज इक्वल्स टू 1/-18, या फिर इधर ट्रांसफर कर दो उसको, -36 इज इक्वल्स टू 3u, या फिर u इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। ये सही है आंसर -12, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको कि ये सही है, एनीवन, कैसी जस्टिफाई करोगे आप, कैसे सोच लोगे कि ये सही है। एग्जैक्टली, वो फोकस के पहले है, फोकस कितना है 18, आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है 12, मतलब हो गया ना पी एंड एफ। ये वही तो केस था, शुरू में बात की थी ना हमने, कौन सा केस था, पी और एफ के बीच वाला। तो आपका फोकल लेंथ अगर 16 है, सॉरी 18 है, और आपका यू 12 आ रहा है, इसका मतलब इट इज इनसाइड फोकस ओनली, ठीक है। चलो बना लो उसको, जिनका नहीं बनाया हाल, इसमें 10 में एक सेंस देख रहा हूं, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस बोला है ना, एक मिनट है। टेंथ किससे बना, नाइन्थ हो गया सबका, नाइन्थ में कोई किसी को डाउट, नाइन्थ में नहीं, टेंथ डाउट है कि बन गया कि क्या, किसी से बना टेंथ, नहीं, चलो टेंथ क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, f is equals to -20 सेंटीमीटर। ओके, आगे, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है, यानी कि m की वैल्यू +-3 हो सकती है ना, है ना, क्योंकि दो केस ऐसा होता है ना जहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाइड, आपका कॉन्केव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अभी रियल वर्चुअल तो कुछ बोला नहीं है, नहीं, अगर रियल बोला होता तो हम कौन सा केस लेते, बिटवीन सी एंड एफ, जहां पे इमेज सी के पीछे बनती है और एनलार्ज बनती है। और अगर वर्चुअल बोला होता जैसे इसके पहले बोला था, इरेक्ट बोल दिया था ना पिछले केस, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हमने कौन सा केस लिया था, पी एंड एफ वाला, इरेक्ट वाला केस, वर्चुअल वाला केस, एम आई क्लियर। बट यहाँ पे सिर्फ मैग्निफिकेशन आपको बोल दिया है कि द इमेज इज 3 टाइम्स, बोला है ना, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है, बिटवीन सी एंड एफ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और आपका बिटवीन पी एंड एफ भी हो सकता है, हाँ या ना, एम आई क्लियर, क्योंकि दोनों ही केस में एनलार्ज इमेज बनती है, एम आई क्लियर। ओके, तो आपको क्या बोला है फिर आगे,
कैलकुलेट टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब आप एक बार m को +3 ले लो, एक बार m को -3 ले लो। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, क्योंकि देखो यहां प्रॉपर अगर मेंशन होता ना कि द रियल इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, अगर ऐसा लिखा होता तो कौन सा केस लेते? माइनस लेते, और केस कौन सा होता? C एंड F के बीच वाला। और अगर लिखा होता कि द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, तो P एंड F वाला और M की वैल्यू पॉजिटिव लेते। अब क्योंकि वो नहीं दिया, इसलिए देखो पूछा भी है कि कैलकुलेट टू पॉसिबल डिस्टेंसेस। तो एक डिस्टेंस आपका 0 से 20 के बीच में आएगा, हाँ या ना, और एक डिस्टेंस आपका 20 और 40 के बीच में आएगा कहीं आंसर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एक मैंने क्या बोला, 0 से 20 मतलब P से F के बीच में, वहां भी आपकी एनलार्ज इमेज बनती है, वो वर्चुअल होती है, उसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेंगे। और एक आपका C एंड F के बीच में, जहां पे इमेज इन्वर्टेड बनती है, M की वैल्यू -3 लेंगे, और वो 20 से 40 के बीच में बनेगा। अर्जुन समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कौन से दो केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ, और दूसरा? तो इससे तो पूछा समझ में आ रहा, तो हाँ बोल रहा है। चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा केस कौन सा है? F और C के बीच में, जहां पे इमेज कर्वेचर के पीछे बनती है और एनलार्ज बनती है। आप लोग याद रखो कितने केस थे हमारे? 6 केस। 6 केस में 2 केस डिमिनिश वाले थे, एक केस सेम साइज वाला था, फिर बाकी 3 केस एनलार्ज वाले थे। पर एक हाईली एनलार्ज था, जो फोकस पे रखते थे ना, इंफिनिटी पे बन रहा था इमेज, वो तो बहुत ही बड़ा था, वो 3 टाइम्स भी बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, इसलिए अपन उसको नहीं ले रहे हैं दो पॉसिबल डिस्टेंसेस में। तो हमारे दो एनलार्ज इमेज कौन से हैं? एक वर्चुअल वाला केस P और F के बीच वाला, और एक रियल वाला केस C और F के बीच वाला। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक बार M को +3 ले लो, तो टेकिंग M इज इक्वल्स टू +3, यानी कि वर्चुअल वाला केस, वर्चुअल इमेज, तो 3 इज इक्वल्स टू -V/U। ठीक है, हमको U निकालना है ना, तो V की जगह ले लेते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू -3U। हाँ या ना? निकाल लेते। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u। ये मैं करके बता रहा हूं, +3 वाला -3 वाला आप लोग करोगे। ठीक है, तो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/-3u + 1/u। राइट? अगेन एलसीएम विल बी 3u, ऊपर हो जाएगा -1 + 3 इज इक्वल्स टू -1/20। फॉलो कर रहे हो? है ना? 3u एलसीएम हो जाएगा, ऊपर -1 है और नीचे और साथ में +3, यहाँ पे आपका -1/20। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 विल बी 2/3u इज इक्वल्स टू -1/20। यहां तक भी ठीक है? तो u कितना हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू -40/3। कितना होगा इसका आंसर? -40/3 कितना होगा मतलब वैल्यू? कैलकुलेशन ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कैलकुलेशन में? कितना आ रहा है? 13 कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में? क्योंकि ये वाला केस तो आपको उसमें आना चाहिए ना? हाँ हाँ, इसलिए उसके बीच में आना चाहिए था। एक मिनट, क्या 2 होगा? -1 + 3, 2 ही तो लिखा हूँ। 2/3 इज इक्वल -1/20, -40/3u आएगा। हाँ, -3 वाला करके देखते हैं, चलो एक बार। अच्छा, ये तो +3 तो है, ठीक तो है? ठीक तो है भाई? मैं सोच रहा था एक्चुअली कि मैं रियल इमेज का बना रहा हूँ क्या। मैं तो वर्चुअल इमेज दिया हूं ना। m इज इक्वल्स टू +3, मतलब वर्चुअल वाला केस मतलब P और F के बीच में, तो 20 से कम आना चाहिए आंसर। कितना बोले आप लोग? कितना आ रहा है? -13.333 से चलता रहेगा ना? हाँ, तो 13.3 सेंटीमीटर। सही है, सही है ये। ठीक है, अब दूसरा करोगे आप लोग। टेकिंग क्या? m इज इक्वल्स टू -3, यानी कि रियल इमेज वाला केस। अब यहां पे आपका आंसर 20 से 40 के बीच में आना चाहिए। जल्दी बनाओ, सेम चीजें करनी है।
ये +3 की जगह -3 लेना है, v का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ u, देन पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड u. सिंपल. अभिनव, जयती, हर्षित बना रहे हो? यस सर. यस सर. ये कैसे फिर माइनस कैसे आएगा जब ये दोनों तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना? वी यू कैंसिल नहीं करना है बेटा. राइट. आप क्या लिखे? आप एम इक्वल टू -3 ले रहे हो ना, तो -3 इज इक्वल्स टू -v/u. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो v की वैल्यू कितनी आई? 3u. ठीक है, अब इसको पुट करो इस फॉर्मूले में जैसे अपन ने यहाँ किया था. राधिका, बन रहा है? देख के नहीं बनाना, इधर से पूरा देख के दिख रहा है मेरे को. हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ. हाँ तो लाओ. चलो बाकी से मैच करते हैं, रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास भी आंसर नहीं है. करना, सॉल्व करना. अगेन 3u एलसीएम आएगा. करो करो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. वेदांत बन रहा है? अर्जुन अपने से बना रहा है ना? कितना आ रहा है? उसके पहले क्या आ रहा था, एक स्टेप पहले? -80/3. आयुष, प्रियांशु बना रहा है माइनस. हाँ वही 80/3 ना, -80/3 आना चाहिए. माइनस क्यों नहीं आ रहा तेरा है? ठीक है, दो बार बनाया क्या? मतलब एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है. प्रखर बन रहा है? सर मेरे को साइन कन्वर्शन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको माइनस कंफ्यूजन हो. देखो u हमेशा 20 मतलब माइनस रहता है, u हमेशा माइनस रहता है. ठीक है, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव का है तो माइनस होगा, कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा. ठीक है, अब इमेज अगर आपकी उसी साइड बनती है ना, जैसे ये अगर आपका कॉनकेव मिरर है, समझ लो ना, ये कॉनकेव मिरर है, और अगर इमेज भी यही बन रही है इन्वर्टेड, तो ये भी नेगेटिव होगा. और अगर एक केस में यहाँ पे इमेज बनती है इरेक्ट एंड एनलार्ज, तो वो पॉजिटिव होगा v. ठीक है, HO हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. HI कब नेगेटिव होगा? जब इमेज इन्वर्टेड है. और HI कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज इरेक्ट है. और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव. ठीक है, आ रहा है सबका? 80/3 पूरा सॉल्व करना. उसको 3u को अच्छे से देखो, 34 दिख रहा है. तो खुद ही समझ नहीं पाएगा कि वो 3u लिखाऊं कि 34 लिखाऊं. धीरे धीरे वो u का एक एक स्टेप में तेरा u का जो साइज है ना, वो ये पूछ का, वो बढ़ता जा रहा है इतना. फिर ये ऐसा हो गया, अब वो लास्ट में एक प्रॉपर वो 4 जैसा दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका u का वैल्यू आएगा -80/3. दैट इज नथिंग बट -26.66 या 67 सेंटीमीटर. क्योंकि 666 से रिपीट होगा. याद है आप 3 3 3 रिपीट होता है ना, पर 3 से हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते.
बट 6 में हम 7 राउंड ऑफ कर सकते हैं। 5 से बड़ा अगर नंबर होता है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है सबका? m इज इक्वल्स टू -3 का मतलब रियल इमेज। देखो m की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है मुझे बताना। m होता है HI/HO, राइट? होता है ना m HI/HO, है ना? अब HO हमेशा पॉजिटिव है, HO तो हमेशा पॉजिटिव है ना। अब अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, रियल इमेज बन रही है यानी कि इन्वर्टेड वाली, तो HI नेगेटिव होगा, तो आपका m का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। तो m नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रियल इमेज। m पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। m लेस देन 1 का मतलब होता है डिमिनिश्ड इमेज। m ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर है? यहां पे 3 बोल रहा है ना, m की वैल्यू कितनी बोला है? 3 बोला है, विच इज ग्रेटर देन 1। आप ये मत सोचना कि सब -3 इज ग्रेटर देन 1, थोड़ी ना होता है। -3 तो लेस देन 1 होता है। वो नंबर लाइन में मत जाओ मैथ्स वाली, मैं मॉड की बात कर रहा हूं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये दोनों 3 है, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज। और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। क्लियर है? चलो ओके। और कोई ये क्वेश्चन पेपर ये शीट में सॉल्व करते समय कोई क्वेश्चन में अटका है तो बताओ, वरना फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मतलब सॉल्व नहीं की हो तो वो अलग बात है, करते करते कोई क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं समझ में आया तो वो बताओ। हाँ 14, ये तो अभी बताया ना, ये क्वार्टर वाला, अब तो बन जाएगा ये। इट इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5, बस अंतर क्या है, वहां पे फोकल लेंथ 20 था, यहाँ फोकल लेंथ 30 है, बस पूरा क्वेश्चन सेम है। हो जाएगा अब? अरे देख देख तो लो एक बार क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, वो क्वार्टर वाला, उसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 14, बस फर्क इतना है, क्वेश्चन नंबर 5 में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया था कॉन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन सेम है पूरा। ठीक है ओके, और कुछ नहीं? 19 तक क्यों बना, फिर बाकी 5 क्यों नहीं बनाया? 17 भी नहीं बना? 17, चलो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी जो छोड़ रहा हूं बना के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे को पूरे 24 क्वेश्चन चाहिए कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा नेक्स्ट क्लास में। चलो 17, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter, r is equals to 3 meter, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। और पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ऑटोमोबाइल में वैसे भी रेयर व्यू मिरर कौन सा यूज होता है? कॉन्वेक्स वाला। ठीक है ओके। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि u की वैल्यू आपकी -5 मीटर है। बस लोकेटेड बोल रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट -5, सही है ना? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन यानी कि v निकालना है, नेचर तो आप बता सकते हो बिना सॉल्व किए, कॉन्वेक्स है ना, डिमिनिश प्लस वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर एक्चुअली वर्चुअल इरेक्ट बोला जाता है, डिमिनिश ठीक है अपन जोड़ देते हैं, पर वर्चुअल इरेक्ट नेचर होता है उसका। ठीक है ओके। और निकालना है तीसरा क्या? m मैग्निफिकेशन, जो कि 1 से कम आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है चलो आगे सॉल्व करें इसको। तो f दिया u दिया, तो v निकालने में क्या दिक्कत है भैया? क्यों? f दिया है u दिया है तो v क्यों नहीं निकल रहा है? और v और u निकल गया तो m क्यों नहीं निकलेगा? इसमें क्या डाउट होना चाहिए? 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-5। इसको भी 1.5 की जगह आप 3/2 ले लो, डेसिमल में मत करो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेंगे अपन, है ना? तो इसको अपन 1.5 ना लिख के ना, इसको 3/2 ही लिख देते हैं, चलेगा? ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहे, वरना पॉइंट पॉइंट में आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/5। v को एक साइड रखते हैं, 2/3 प्लस 1/5, हाँ या ना? एलसीएम 15, 15 डिवाइड बाय 3 5, 5 2 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 5 3, 3 into 1 is 3, 1/v। मेरे ख्याल से क्वेश्चन किए हैं क्या अपन? हाँ मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद किए हैं क्वेश्चन। 15/13 सेंटीमीटर आएगा आपका v का वैल्यू। हाँ किए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है।
फर्स्ट डे शायद किए थे, ठीक है। अब m निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस v बाई यू कर लेना। तो आपका वैसे भी ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और 1 से कम भी होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस v की जगह 15/13 और u की जगह -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15/13 इंटू 5, 5 और ये कैंसिल होके 3, तो m आया आपका 3/13, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 0.223 कुछ आएगा, देखना, ठीक है। 0.23 प्लस भी है और 1 से छोटा भी है, ठीक है। ओके, और कुछ, और क्या बोल रहा था, 19, ये लास्ट है ना, चलो 19 हो गया सबका, ये 17 बना लोगे, चलो कॉपी में तो बनाओगे आप लोग घर जाके। चलो 19 देख लो। एंड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग बोले तो कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है। अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2, राइट। अरे अभी तो वही क्वेश्चन है, +-2, फाइंड द कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सेम क्वेश्चन है, किसके जैसा, 10 के जैसा। क्या क्या फर्क है जल्दी बताओ मुझे। फोकल लेंथ सेम है, वो 3 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स है, बस सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। चलो, किसकी शीट थी ये, ठीक है, जिनको नहीं मिली शीट मुझसे आज ले लेना, है ना, बाकी नहीं तो मैंने ग्रुप में तो डाली थी वो सॉफ्ट कॉपी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चालू करते हैं हम रिफ्रैक्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन, इसी चैप्टर का एक और फिनोमिना लाइट का, जो अभी तक पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, दैट वाज द फिनोमिना व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज हिटिंग ऑन एन ओपेक, व्हेन द लाइट वाज हिटिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट कर रही थी तो वो अपने ही मीडियम में वापस आ रही थी, जैसे ये एयर से निकली, टकरा के एयर में वापस, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस, शाइनिंग सरफेस, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे थे, राइट। बट अब रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, राइट। तो यहां पे वो लाइट जो है वो पास हो जाएगी, एम आई क्लियर, ठीक है। तो पर वो पास होने के बाद ना थोड़ी अपनी पाथ से डेविएट हो जाएगी। अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, पर अगर लाइट का चलते चलते मीडियम चेंज हो जाए, अगर वो एयर से मान लो ग्लास के अंदर गई, एयर से वाटर के अंदर गई, या ग्लास से वाटर के अंदर गई, तो यहां वो मीडियम चेंज कर रही है ना, तो यहां वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, ऐसे जाते 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 ऐसे हो जाती है, मतलब थोड़ी सी बेंड हो जाती है। वरना हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर वो तभी के लिए ट्रू है जब वो एक मीडियम में है। जैसे अभी यहाँ पे एयर मीडियम है ना, तो यहाँ पे लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन नहीं कर रही है, बट जहां वो मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर हुआ वहां वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, बेंड होके वापस से स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बट अब थोड़ा बेंड होके ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। हाँ बता रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मीडियम में ना लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। आप एक ऐसे मीडियम में थे जहां पे आपकी लाइट की स्पीड फास्ट थी, उसके बाद आप ऐसे मीडियम में गए जहां पे स्पीड स्लो हो गई, तो आपका पाथ डेविएट होगा ना थोड़ा सा। फिर या तो उल्टा, आप ऐसे मीडियम में हो जहां पे लाइट की स्पीड स्लो थी, वहां से आप ऐसे मीडियम में गए जहां पे लाइट की स्पीड बढ़ गई, तो वहां फिर से डेविएशन आएगा। एम आई क्लियर, ठीक है, इसलिए डेविएशन होता है, इसलिए बेंडिंग होती है, बिकॉज लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होती। इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम जब मैं लिक्विड की बात करूंगा या वाटर की बात करूंगा, कोई ऐसा मतलब लिक्विड टाइप में, तो वहां उसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी लिक्विड की,
और अगर हम गैस की सॉरी अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो वो स्पीड और कम हो जाएगी। मतलब एयर वाटर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, एयर मतलब गैस हो गया, वाटर मतलब लिक्विड हो गया, और ग्लास मतलब सॉलिड हो गया। तो यहाँ तीनों में सबसे हाईएस्ट स्पीड कहाँ होगी? एयर में, फिर कम हो जाएगी वाटर में, और कम हो जाएगी सॉलिड में। ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कितना डेंसर है। डेंसर मतलब उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। हम पढ़ते थे ना क्लास 9 में कि सॉलिड्स आर द डेंसेस्ट, सॉलिड डेंस होते हैं, उससे कम थोड़े लिक्विड होते हैं, और सबसे लेस डेंस कौन होते हैं? गैस, एयर, राइट। डेंस का मतलब ये होता है कि नींद आ रही है? हाँ, गाढ़ा नहीं, गाढ़ा तो मतलब वो विस्कोसिटी हो गया ना। डेंस का मतलब कि हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में उस मैटर के कितने पार्टिकल्स हैं। जैसे अगर मैं इतनी जगह की एयर लूं तो पार्टिकल्स कम होंगे एयर में, इतनी जगह में पानी भरूं तो पार्टिकल पानी के ज्यादा होंगे, और इतनी जगह में मैं आयरन रखूं तो आयरन के पार्टिकल्स और ज्यादा होंगे। उसका कारण है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट होता है, तो वो इस जगह को दूर दूर तक घेरेंगे, तो उनके बीच में बहुत सारा गैप है, लाइट साए से पास हो जाएगी, जगह मिलेगी ना उसको, हाईवे है तो स्पीड तेज रहेगी। फिर जहां मैं लिक्विड मीडियम में आऊंगा ना, तो लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एयर, तो यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े पास पास रहेंगे, तो यहाँ पे लाइट को निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और सॉलिड में तो पार्टिकल्स और ज्यादा टाइटली पैक्ड है, गैपिंग भी कम है, तो लाइट को यहाँ पे और थोड़ी सी मुसीबत होगी पास होने में। इसलिए जैसे जैसे मीडियम एयर से सॉलिड में आ रहे हैं ना, स्पीड भी कम होती जा रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो तभी मैंने बोला कि एयर में मैक्सिमम है, लिक्विड में उसके बाद, और सबसे कम सॉलिड में, क्योंकि डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा है, वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसलिए वहां पे लाइट को निकलने में दिक्कत होगी, तो स्पीड कम होगी। और जहां पे पार्टिकल रेयर है, डेंसर का ऑपोजिट होता है रेयरर। एक डेंसर होता है, दूसरा क्या कहलाएगा? रेयरर। जहां पार्टिकल्स रेयर हैं, रेयर समझते हो ना, कम है, रियर नहीं बोल रहा हूं। यहाँ जो मिरर पड़े थे वो रियर व्यू मिरर था, REAR, यहां मैं रेयर बोल रहा हूं, RARE, दोनों में डिफरेंस है ना। तो रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कम होते हैं, तो वहां पे लाइट की स्पीड फास्ट होगी, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होगी। तो अगर मैं एयर वाटर में कंपेयर करूं तो विच इज रेयर मीडियम? एयर। विच इज डेंसर? वाटर। और वाटर ग्लास में कंपेयर करूं तो ग्लास इज व्हाट? ग्लास रेयर, वाटर इज रेयर, ग्लास इज डेंसर। समझ रहे ना? तो आपकी लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती है, या तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, या तो डेंसर से रेयर में जाएगी। अगर उसकी स्पीड सेम है मतलब वो एक ही मीडियम में है, स्पीड चेंज हुई मतलब मीडियम चेंज हुआ है, और मीडियम चेंज हुआ मतलब दो अलग अलग मीडियम है, तो एक रेयरर होगा एक डेंसर होगा। एम आई क्लियर? जनरली सॉलिड लिक्विड में लिक्विड रेयरर होता है, सॉलिड डेंसर। एयर और लिक्विड में एयर रेयरर होता है और लिक्विड डेंसर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो कुछ ऐसा अपन डिनोट करते हैं रिफ्रैक्शन को। जैसे मान लीजिए ये आपका एक इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, जिसके ऊपर एक मीडियम है, जिसके नीचे दूसरा मीडियम है, तो बीच वाले को बाउंड्री बोलेंगे ना। जैसे मान लो ये ग्लास है, अगर ये ग्लास है फॉर एग्जांपल, ये लाइट यहां से आई तो ये तो एयर है, ये मीडियम क्या हो जाएगा? एयर। मान लीजिए ये ग्लास है, तो ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी ना लाइट, तो मीडियम दूसरा हो गया, चेंज हो गया मीडियम, दैट इज सेकंड मीडियम। पर ये तो बाउंड्री है ना दोनों के बीच की, तो इसको यहां बनाया मैंने, इसको इंटरफेस बोल लो या बाउंड्री बोल लो। ठीक है, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, जैसे वहां बनाते थे इंसिडेंट रे, वैसे यहां भी बनेगी इंसिडेंट रे, आया ना। जिस पॉइंट पे गिरती थी उसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को क्या बोलते थे? नॉर्मल, राइट। आया ना। अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो लाइट ऐसे चले जाती ना, विथ इक्वल एंगल आई एंड आर, बट ये है आपका रिफ्रैक्शन। अब लाइट आपकी बेंड होने वाली है। ठीक है, अब समझना बेंड कैसे होगी। देखो, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट स्ट्रेट जाती ना, ऐसे, आया ना, स्ट्रेट जाती ना। पर अब मैंने बोला कि क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो वो बेंड होगी। अब बेंड कहां होगी? अपने पाथ से इस तरफ या इस तरफ, दोनों ऑप्शन है ना उसके पास। तो ऐसे जा रही है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीधे सीधे चलते चलते थोड़ा सा डेविएट हो जाना, तो आप पूछोगे सर कहाँ हूँ, राइट तरफ हूँ कि लेफ्ट तरफ हूँ? मैं तो स्ट्रेट जा रहा हूँ ना। तो आपको बस मैंने इतना बोल दिया कि आप अपने पाथ से डेविएट हो जाना वहां जाने के बाद,
तो आप मेरे से पूछोगे ना सर किस तरफ डेविएट होना है मुझे, राइट की लेफ्ट की तरफ, तो वैसे ये भी यहां भी मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है लाइट, तो अब वो डेविएट कहां हो सकती है, या तो वो ऐसे हो सकती है या तो वो इस तरफ हो सकती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ हो सकती है या नॉर्मल से दूर हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मतलब लाइट आपकी, ध्यान देना इधर, लाइट आपकी हो सकता है ऐसे चले जाए, होगी ना बेंड, या लाइट ऐसे चले जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब कैसे जाएगी वो डिपेंड करेगा कि वो रेयरर से डेंसर में आ रही है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है। मतलब पहले उसकी लाइट की स्पीड ज्यादा थी, ज्यादा से कम वाले मीडियम में आ रही है, या कम से ज्यादा वाले मीडियम में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लेके आऊं लाइट को, मतलब एयर से ग्लास, हो सकता है ना, जाता है ना ग्लास, एयर से ग्लास, यही जा रहा है, जैसे बाहर वो ग्लास है, यहाँ एयर है, लाइट ट्रैवल करके वहां तक जा रही है, तभी तो मुझे बाहर की दीवार दिख रही है ना, है ना, मुझे बाहर का वो दिख रहा है कि नहीं ग्लास से, एम आई क्लियर? तो यहाँ रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ ना बाहर की चीजें, क्योंकि यहाँ से लाइट बेंड होके उस तरफ चली गई और मुझे इसलिए चीजें दिख रही हैं। मतलब वो बिल्डिंग से लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर आई, अंदर कैसे आई, रिफ्रैक्शन से, बिल्डिंग के सरफेस में रिफ्लेक्शन हुआ, पर यहाँ ग्लास लगा था तो ग्लास से रिफ्रैक्ट होते हुए अंदर आई है वो लाइट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी ना, तो मतलब वो फास्ट से स्लो हो रही है ना, कि स्लो से फास्ट हो रही है, फास्ट से स्लो हो रही है ना, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो फास्ट जाते जाते स्लो हो गई। समझ रहे हैं? तो ये आपका रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस केस में क्या बनेगा आपका लाइन, ये वाला। समझ में आया क्या? कुछ ऐसे बेंड होगी लाइट, जिसमें अब ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे वहां था, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ, अब रिफ्रैक्शन बोलेंगे, अभी तक रिफ्लेक्शन बोलते थे, और यहां क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर? अब सेकंड वाला केस देखते हैं, अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगा। अगेन इंसिडेंट रे, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अगर ये इंटरफेस या बाउंड्री या दूसरा मीडियम नहीं होता तो लाइट आपकी स्ट्रेट जाती, है ना, बट नाउ सिंस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मीडियम जहां पे उसकी स्पीड धीरे थी, उससे वो उस मीडियम में जा रही है जहां पे उसकी स्पीड बढ़ने वाली है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई ना, नॉर्मल के पास थोड़ी नहीं, नॉर्मल से दूर हो गई, तो अब ये एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर? है ना? तो दो स्टेटमेंट हो गए यहां पे हमारे, क्या दो स्टेटमेंट हो गए, कि व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, आरडीटी। डीडीटी सुने आप लोग? डीडीटी नहीं सुने? डीडीटी नाम का ना एक पेस्टिसाइड होता है, डीडीटी, आरडीटी, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी आर ए, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये कहीं बुक में नहीं लिखा रहेगा आपको, जैसे ट्रिक है, मतलब मुझे ये ट्रिक से हमेशा याद रहता है कि आरडीटी मतलब अगर लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर वो रेयरर से, सॉरी, डेंसर से रेयरर आ रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, टुवर्ड्स एंड अवे, आरडीटी डीआरए। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो रिफ्रैक्शन हुआ क्या, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब आप ये दोनों डायग्राम में देख के बताओ, क्या आई और आर बराबर हैं? नहीं ना, तो यहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा लॉ जो अपन वहां पढ़ते थे ना, फर्स्ट लॉ क्या पढ़ते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ट्रू था, बट यहाँ वो ट्रू नहीं है, आपको खुद ही दिखाना एंगल बराबर नहीं है, राइट। अगर वो ऐसे चली जाती ना बिना आपके बेंड हुए, तो आपको आई और आर बराबर दिख जाता है, इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, व्हाट आर दिस टू एंगल कॉल्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैथ्स में पढ़ते हो ना आप लोग, तो तब ऐसा हो सकता था, बट ये तो लाइट बेंड हो गई ना, तो उस केस में आपका आई और आर बराबर नहीं होगा। एम आई क्लियर? अरे हाँ, है ना, है ना। तो वो जो लॉ था आई इज इक्वल्स टू आर, वो रिफ्लेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, रिफ्रैक्शन में आई इज इक्वल्स टू आर नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट वहां का जो सेकेंड लॉ था ना, वो यहाँ पे ट्रू है। क्या था सेकेंड लॉ,
व्हाट ऑल, हम सब एक ही प्लेन में है ऐसा। Angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से आ गया? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो लॉ था ना उसका, यहां भी वही रहेगा, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी पूरा पॉइंट सेम है वाला कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। बट दूसरा लॉ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई इज नॉट इक्वल टू आर ना, तो वो लॉ दूसरा क्या होता है, उसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, भले आई और आर बराबर तो नहीं है, बट आई और आर का जो रेशियो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो भी अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी पढ़ेंगे, है ना। पढ़ लियो कि आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो ना? हाँ, मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग इस साल ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। उसका उसका मतलब अपन उसका लिए कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप के 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट। तो आपके टोटल 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 3 एक्चुअली रियल होते हैं, 3 उनके इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे साइन का इनवर्स आपका कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है, इनवर्स, ठीक है। तो वैसे ही साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसके लिए हम कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब की वैल्यूज होती हैं। और आपकी मैथ्स की बुक में पीछे सबका टेबल भी बना होगा कि साइन इतना एंगल का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट, ये हमारा सेकेंड लॉ होता है which is known as Snell's law. Am I clear? तो यहां भी 2 लॉ पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के। एक लॉ सिमिलर है उसके जैसा, बट आई इज नॉट इक्वल टू आर हियर, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है, तो वहां पे आई और आर का क्या रिलेशनशिप होता है ये। और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। जितना आज मैंने भी पढ़ाया उसको पहले लिख लेंगे, डेफिनेशन, डायग्राम्स एंड लॉ, इतना अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। 2 टास्क है सैटरडे के लिए, सभी ये 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करके लेके आएंगे, और संडे को